में हर तरह के चेंज जो है वो सामने आता है जी। और इस समय जो देश की जनता है उसके सामने ये चीज क्लियर है कि क्या उन्होंने जो टेस्टेड लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंपनी है या ऐसे लोग हैं कोई लर्नर लाइसेंस के तौर के ऊपर आए हैं या जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े अदब से आपसे नहीं है, लेकिन ये लर्नर लोगों की पॉलिटिक्स ही है जो पिछले 6 महीने से इस देश में हर बड़े राजनेता को सड़क पर ले आई है, वरना आप लोग तो अपने ऊंचे महलों से नीचे कभी झांकते नहीं थे। नहीं, ऐसी ये आपकी धारणा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक गए हैं और घर घर तक उन्होंने जाकर चुनाव में हम 3 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना पाते, दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें नहीं जीत। अनुराग जी जरा याद कीजिए कि आप लोग कितनी बार अनुराग जी जरा अगर ईमानदारी से अनुराग जी आप तो नौजवान खुद भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, याद कीजिए कि कब तक आप लोग इस तरीके से रैलियों के अलावा जन जागरण अभियान किया करते थे? कितनी बार आप लोग सड़कों पर उतरा करते थे इस तरीके से? कितनी बार आप लोगों से बातचीत और संवाद करने की कोशिश करते थे? कितनी बार लोगों के सवालों का जवाब नेताओं ने दिया? स्टूडियो डिस्कशन छोड़ दीजिए, आज आप लोग सब सवालों के जवाब दे रहे हैं, ये तो आम आदमी पार्टी का ही श्रेय है। नहीं, आप जबरदस्ती श्रेय। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर आम आदमी इतना ही भला करने वाली होती, नहीं मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं अनुराग जी, कर पाई। अनुराग जी आप मुद्दे को भटका रहे हैं, माफ कीजिएगा अनुराग जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, आप सब लोगों ने अपनी रणनीति बदला, इसका श्रेय उसको दे दीजिए। वो पार्टी चाहे जो करे ना करे, वो उसका अपना भवितव्य है, लेकिन आप लोगों ने उनसे सीखा है, ये तो मान लीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात, देखिए हमारी नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की जी। 6 लाख गांव में जाकर वहां से लोहा मिट्टी इकट्ठी करके देश को एकजुट करने का प्रयास किया, और उसके बाद अगर चाय पर चर्चा की शुरुआत की है, एक नई राजनीति की शुरुआत की है, तो नरेंद्र भाई मोदी ने की है। हम इसका स्वागत करते हैं। 1000 स्थानों पे 300 शहरों में लाखों लोगों के बीच में जाकर अगर देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है, आप भी उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये स्वागत वाला कदम है। और मैं चाहता हूं एक नोट कमल पर वोट, इस कार्यक्रम को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, आप जरा ये भी तो देखिए, अपने आप में एक अद्भुत कदम है। आप उस भारत से डील कर रहे हैं जहां किसान 3 लाख से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं, जहां 48% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जहां 69% महिलाएं एनीमिक हैं, जहां हर रोज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर झगड़े होते हैं, महिलाएं जहां असुरक्षित हैं, विकास दर जहां 5% से कम हो गई है, ऐसे भारत को डील करने में अगर आप 60 महीने में सब कुछ बदलने का वादा कर रहे हैं, क्या ये जल्दबाजी नहीं चाहते हैं? नहीं, पिछले जो 5 सालों बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। अगर हम करके दिखाया, मध्य प्रदेश जो माइनस ग्रोथ रेट में था, जो छत्तीसगढ़ माइनस ग्रोथ रेट में था, जिस तरीके से दोनों राज्यों को सरकार चलाई है, उसकी एक नियत में गड़बड़ सामने नजर आती है। और जिस तरीके से जो आप आम आदमी के पार्टी को आप ये श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं, 10 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है रमेश जी, हमने करके दिखाया है। आप कर्नाटक मॉडल को भी याद कर लीजिए ना। 2 राज्यों में आप कर्नाटक मॉडल, कर्नाटक का आपने क्या किया? आपने कर्नाटक का क्या किया? आप छत्तीसगढ़ मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कर्नाटक के मॉडल को आपने किस एग्जाम तक पहुंचा दिया? इंटरेस्ट पर लोन दिया। कर्नाटक का क्या किया ये बताइए ना। मुद्दे की बात गिरिराज जी को भी शामिल करते। गिरिराज जी, हमने कर्नाटक में 0% इंटरेस्ट पर, अरे अनुराग जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हर तरह के मॉडल हैं। कर्नाटक बंगारू लक्ष्मण के मॉडल को भी मत भूलिए आप लोग। 10% से ज्यादा दिया है। नहीं, बंगारू लक्ष्मण मॉडल भी है आपके पास, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं और बहुत सारे मॉडलों की हम बात कर सकते हैं। गिरिराज जी, बात से सीखना। गिरिराज जी, मैं आपसे यह सवाल समझना चाहूंगा, बहुत वक्त नहीं था। वाजपेयी जी ने जो किया था। अनुराग जी मैं आता हूं आपके पास। अनुराग जी क्षमा चाहूंगा, अजय बोल रहा हूं, 2 मिनट रुकिए प्लीज। गिरिराज जी, एक जमाना था मुश्किल से 3-4 महीने पहले तक आप लोग कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी जो है फेसबुक पार्टी है, फेसबुक के जरिए चलती है, वहां पर लोगों का जनमत संग्रह करती है और तमाम तरह की बातें करती है। आज जिस तरीके से तमाम लोगों के साथ जुटकर पटना में बैठकर आप नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब करवा रहे हैं लोगों का, क्या यही काम
आज से 6 महीने पहले आप करा सकते थे? ईमानदारी से बताइएगा साहब। मेरा निवेदन है आपसे जी कि शायद आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यशैली का इतिहास समझने की कोशिश करें। कम से कम 20 बार तो जेल जन समस्याओं को लेकर के हमारे जैसे कार्यकर्ता जाते रहे हैं बिहार जैसे प्रांत में और देश के कोने कोने में। आज अरविंद केजरीवाल जी को जिस ढंग से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे मुझे कोई जरूरत नहीं है उनसे तुलना करने का, लेकिन आपको कह रहे हैं देश में जब से आज 40 साल से हमारे जैसे लोग भी राजनीति कर रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर के दर्जनों बार जेल जाने का काम किए हैं। वो कौन सी समस्या है? अगर जनता से रूबरू नहीं होते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं लेते हैं, तो आखिर हम कैसे उनकी समस्या को लेकर के नहीं। आपने जो प्रश्न खड़ा किया कि आपने प्रश्न खड़ा किया कि जनता के बीच पहले नहीं जाते थे, जब से केजरीवाल आए तब से जाते हैं। मेरा निवेदन है ये समझने की कोशिश करें, देश में जन आंदोलन आज से नहीं सवाल उठा रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी कोलकाता में जाके ममता बनर्जी पे चुप्पी साध लेते हैं, वही नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में जाकर जयललिता के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। यानी आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। आपका भी आखिरी और अंतिम पहला और अंतिम उद्देश्य है देश की सत्ता हासिल करना, वरना आप ममता बनर्जी से जरूर कहते कि आपके राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं। आप जयललिता से जरूर कहते आपके यहां बिजली का ये आलम क्यों है अगर गुजरात में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। यानी आप भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं गिरिराज जी। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप विषय को कंसंट्रेट कर रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर के आप बातें कर रहे हैं जयललिता से, आप कह रहे हैं बातें कर रहे हैं उससे। 1967 में जब से दौर चला गैर कांग्रेसी सरकार का और गठबंधन की सरकार का, तो लोहिया जी ने इसको शुरू की। आज बातें होती है, आज देखिए थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, इसमें सीधा है सवाल कि ये लोग कांग्रेस के बी टीम बन गए हैं। तो ये तो बातें चलेगी, लेकिन इस बार देश की जनता को जरूरत है एक सशक्त सरकार की, एक बहुमत वाली सरकार की, जो जिसमें ठीक ढंग से काम कर सके। इसमें कोई शक नहीं है नरेंद्र मोदी को इसमें कोई शक नहीं है कि एक केंद्र में मजबूत सरकार की जरूरत हर किसी को है, बेरोजगारी है, जो आम आदमी के दर्द को समझ सके। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी की आइए दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से लोगों को संबोधित किया, उनके सवालों के जवाबों को अपने अंदाज में पेश किया। नरेंद्र मोदी के ने कई बातें कटाक्ष के तौर पर भी कही हैं। आइए कुछ बातें उनकी सुनाते हैं, चर्चा उसके बाद जारी रहेगी। गरीब से गरीब व्यक्ति का ये आजीविका साधन है। 25-50 रुपया लेकर के वो अपने चाय का व्यवसाय शुरू कर देता है और दिन भर लोग आते हैं। एक प्रकार से चाय का ठेला हो, कहीं रेकड़ी हो, वहां लोगों का आना जाना होता है। लेकिन विशेषता ये है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। सिद्धांत का तो उपयोग आज भी है। उन्होंने कहा था कि भाई टैक्सेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, तो चाणक्य कहते थे कि फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठती है, वो फूल को कोई भी नुकसान किए बिना उसे जो चीज चाहिए वो ले लेती थी। उसको उसके शरीर के लिए आवश्यक है वो भी उसमें से मिल जाता था, और वो जो ले जाती थी उसका उपयोग फूलों के विस्तार के लिए करती थी, यानी ग्रोथ के काम में भी वो मधुमक्खी आती थी। यानी टैक्सेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण लोगों को मधु तो मिले, लेकिन जैसे मधुमक्खी फूल की रक्षा करते हुए मधु देती है, वैसे ही शासन ने टैक्स उतना ही लेना चाहिए ताकि जिससे टैक्स ले रहे हैं उसको कोई हानि न हो, और जो टैक्स मिले वो मधुरी की तरह सब दूर प्रसारित हो। चाणक्य की ये सोच आज भी मैं समझता हूं दिशादर्शक बन सकती है।
अब उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है। सिर्फ आगरा नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को उत्तर प्रदेश में आने के लिए कई ऐसे स्थान हैं जहां आने का उनको मन कर जाए। वहीं पर हमारे यहां कुंभ का मेला होता है, करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन अगर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है तो टूरिस्ट भी नहीं आएगा, व्यापार धंधा करने वाले लोग नहीं आएंगे, वहां के लोगों का जीवन भी असुरक्षित हो जाएगा। और इसलिए मैं आपकी चिंता के साथ 100% सहमत हूं कि गुड गवर्नेंस में कानून व्यवस्था एक प्राथमिक बात होनी चाहिए। तो टंडन साहब, जरा आप ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, उसमें पंजाब में आप अपना अस्तित्व कहां देखते हैं? वहां पर आपकी गठजोड़ की सरकार चल रही है, और अगर वहां पर आप खुद बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुए तो शायद आपके सहयोगी आपके साथ नहीं रहेंगे। नहीं, इसमें कोई अग्रेसिव होने की कोई ऐसी बात नहीं है। इस पे जो आज का जो विषय जो चाय पे चर्चा चल रही है, ये चाय पे चर्चा पे अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि ये क्यों शुरू हुई। चाय के बेचने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश किया, और जो दूसरी जो पार्टियों ने इस चीज का मजाक उड़ाने की तरफ बात करी। आज वो चाय के साथ जब लोग जुड़ने शुरू हुए, एक बाजार में बैठा हुआ व्यक्ति भी जो चाय बेचता है वो भी अपनी एक छोटी सी पार्लियामेंट लगाकर वहां पे बात करता है। वहां पे भी लोगों ने आज अपने पोस्टर जो हैं वो मोदी जी के साथ लगाने शुरू कर दिए। अच्छा टंडन साहब, एक बात बताइए, लोगों ने दर्शाना शुरू कर दिया। टंडन साहब, एक बात बताइए, आज से 5 साल पहले देश को बेचने वाले से कहीं अधिक है। और आज से 5 साल पहले भी नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक जीवन में थे, लेकिन उस समय चाय बेचने की बात कभी नहीं करते थे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आते ही चाय बेचने की बात उन्होंने सामने नहीं, देखिए हम लोग सब उन्हें देखते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस बात को कभी उजागर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया कि वो चाय बेचा करते थे, लेकिन आज चाय बेचना बहुत बड़ा हो गया अपने आप में। ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है तो और क्या है? ये बात पहले भी कार्यकर्ताओं को मालूम थी, और ये बात उनकी जिंदगी के बारे में गुजरात के अंदर सब लोगों को मालूम थी जी। ये जब हिंदुस्तान के पटक के ऊपर उनका ये उदय हुआ है, जब उनका ये नाम सामने आया है प्रधानमंत्री पद से, तब बिल्कुल एक छोटी सी बात अनुराग ठाकुर साहब से मैं पूछ लूं। और अनुराग ठाकुर साहब, एक वादा तो कम से कम देश से कर दीजिए। उसके बाद आज आप चाय की चुस्की ले रहे हैं ठंड में, जुड़नी शुरू हुई है, तो ये सब लोगों को एक लगना शुरू हुआ है कि ये तो जनता अनुराग ठाकुर साहब है। अब उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, और वो ये है कि आप चाय की चुस्की ले रहे हैं। यहां चाय पत्ती महंगी है, यहां दूध महंगा है, यहां चीनी महंगी है, और बमुश्किल पीने का पानी मिल पाता है। इन 4 चीजों के बारे में तो कम से कम जनता को बता दीजिए। अगर मोदी जी आएंगे तो ये 4 चीजें जनता को सस्ते में मिलेगी, क्योंकि चाय तो आज आपका ब्रांड हो चुका है। मोदी जी जब आएंगे तो महंगाई घटेगी, और वही स्थिति कायम होगी जो अटल जी जब प्रधानमंत्री थे। पोखरण विस्फोट के बाद सारे संसार ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन देश में महंगाई नहीं बढ़ी। प्लास्टिक की चप्पल के बदले चीनी ठेले पे बिकी, गैस का सिलेंडर घंटी बजा के हॉकर घर में देकर गया। मैं उन मित्र से पूछना चाहता हूं जो अभी बोल रहे थे जी कि चाय की बात अब भारतीय जनता पार्टी बहुत कर रही है। अरे जब मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता जी, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कहां लिखा है भारत के संविधान में कि किस प्रोफेशन का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? वाजपेयी जी, मणिशंकर अय्यर ने जो कहा, जाहिर सी बात है कांग्रेस उसका खामियाजा भुगत रही है। बिल्कुल, मणिशंकर अय्यर उनकी कांग्रेस, बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पार्टी को उसकी औकात इस चाय की चौपाल के माध्यम से, चलिए जाहिर सी बात है चाय की चुस्की के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का ये डोज कहां तक जाता है, वाकई में हम कुछ ही दिन में ये भी देख लेंगे।